नमस्कार, प्रणाम। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और आज की वीडियो में मैं थोड़ी बहुत गड़बड़ी करूँ तो प्लीज मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं अभी जिनके साथ हूँ वो मेरे फेवरेट हैं, डीजीपी बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी। सर प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत। आज सर से बात कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। खुशकिस्मती, मतलब कल से आप तो बोले बरखा गुड नाइट, कल मिलते हैं, बट फिर मैं सो नहीं पाई कि मुझे डीजीपी सर से मिलना है, मुझे बातें करनी है। तो पहला सवाल मैं बस यही बोलूंगी सर कि आप जो वीडियोस बोलते हैं ना, ऐसा नहीं लगता जैसे आप अपनी बातों को थोप रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप इजाजत दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना समझा रहा है। तो ये जो इतने प्यार से आप बोलते हो, कौन सा जादू मंत्र मारते हैं सर? बहुत लोग पसंद करते हैं। बरखा, पहले तो आप इतनी स्टाइल में बात करो कि मैं ऐसे ही नर्वस हो गया। तो मैं अब नेचुरल ढंग से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं उसमें कोई जादू मंत्र नहीं है। मैं हृदय से बोलता हूं और जो बात हृदय से बोली जाती है वो हृदय तक पहुंच जाती है, और इसमें और कोई खास बात। क्या बात है। बेटियों को सर कहते हैं बड़ी छुई मुई होती है, प्यारी सी कली होती है, बट इस लॉकडाउन में जो हमारी बेटियों ने, पुलिस डिपार्टमेंट की बेटियों की अगर बात करूं, जो उन्होंने साहस दिखाया और जिस तरीके से डिसिप्लिन कायम रहे, लॉकडाउन का पालन हो, तो उनके हौसला। देखो, बेटियों के बारे में मेरी समझ अलग है। मैं समझता हूं जहां करुणा है वहां नारी है, जहां क्षमा है वहां नारी है, जहां दया है वहां नारी है, जहां सेवा है वहां नारी है, जहां त्याग है वहां नारी है, जहां कोमलता है वहां नारी है, लेकिन जहां शौर्य है वहां भी नारी है, जहां पराक्रम है वहां भी नारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के दम के। तो ये है कि नारी काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। इस मिथ को खत्म कर दिया है बिहार पुलिस की हमारी बेटियों ने, जो पुरुष सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत कर रही है इस लॉकडाउन। सही बात है सर। वैसे लॉकडाउन से क्वारंटीन की अगर बात करें तो सुनने में आता है व्यवस्था नहीं है, या मतलब खाने पीने। देखो बरखा, पहले क्वारंटीन के सिस्टम को समझो। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अनोखा प्रयोग हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बिहार में त्रिस्तरीय क्वारंटीन की व्यवस्था है। यहाँ ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर। और जो आने वाले हमारे बाहर से लोग हैं, चाहे मजदूर हों चाहे जो भी हों, हमारे भाई जो बाहर से आ रहे हैं, उनको भी 3 श्रेणियों में हम लोगों ने बांट रखा है। कि जो बहुत हॉट स्पॉट एरिया से आ रहे हैं एक कैटेगरी से, दूसरे कम प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं बी कैटेगरी से, तीसरे जो बहुत कम प्रभावित सिक्किम जैसे राज्यों से आ रहे हैं वो सी कैटेगरी से। तो तीनों को रखने की व्यवस्था भी वैसे ही की गई है। जो बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं ए कैटेगरी, उनको ब्लॉक लेवल के क्वारंटीन सेंटर पर, उसके बाद बी कैटेगरी वालों को पंचायत लेवल के क्वारंटीन सेंटर पर, सी वालों को गांव के लेवल पर, जो विलेज लेवल पर क्वारंटीन सेंटर पर। क्वारंटीन सेंटर पर ये प्रोटोकॉल भी बड़ा सुंदर बनाया गया। आप ट्रेन से आइए तब, जहां भी आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है वहां, या आप सीमा पर जब आते हैं किसी ट्रांसपोर्ट से, तो वहां जहां भी आप आइएगा वहीं पर आपका स्क्रीनिंग होगा, आपके खाने की व्यवस्था है। इसके बाद में आपको ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराएगी सरकार और आपको संबंधित ब्लॉक तक पहुंचा दिया जाएगा। वहां जाएंगे, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद में आपको वहां क्वारंटीन किया जाएगा, आपके खाने की, रहने की, कपड़ा की, लत्ते की, जग की, मग की, बाल्टी की, तेल की, कंघी की, दवा की, दूध की, सब चीज की वहां व्यवस्था है। और वहां आप सुरक्षित होकर अपने घर जाएंगे 14 दिन के बाद, तो आपसे किसी को कोई संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। तो ये प्रयोग पूरे देश में अकेला बिहार कर रहा है इतना। तो अब उसमें जैसे आपने बात कही कि कहीं कहीं शिकायतें आ जाती हैं, तो आप सोचो ना कि 8,000 से अधिक पंचायतें हैं और इतने सारे सैकड़ों ब्लॉक हैं, और फिर ये सोचो कि विलेज कितने, लाखों की संख्या में। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर ये व्यवस्था चल रही है, तो कहीं इक्का दुक्का कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत मिल जाती है तो वो उसका नकारात्मक पक्ष है। लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और इससे बिहार में संक्रमण रुकेगा। इसीलिए बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। भाई बात तो सही है कि जब बड़े लेवल पे हम कुछ करते हैं तो थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाती है, जिसको हमें मैनेज करना होता है। सर, लॉकडाउन 4 का अब लगभग एंडिंग टाइम आ गया, तो आप सड़कों पे थोड़ा देखेंगे अब थोड़ी सी भीड़ भाड़। नहीं, देखो, लॉकडाउन 4 को पहले समझो। लॉकडाउन 4 में जो भारत सरकार ने गाइडलाइन इशू किया, आप देखिएगा कि उसमें काफी ढील दी गई। अब आर्थिक गतिविधियां सारी चालू हो गई हैं, गांव में खेती का काम हो रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे जितने हैं वो सब खुल गए। इसके अलावे आवश्यक सेवाएं तो पहले चालू थी, आपातकालीन सेवाएं पहले चालू थी, और बड़े बड़े मॉल को छोड़कर, पार्क को छोड़कर, होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें खुल गई।
और प्राइवेट कार्यालय खुल गए, सरकारी दफ्तर खुल गए रोटेशन वाइज, उसमें कम लोगों को आना जाना है, अलग बात है। तो सब कुछ एक तरह से खुल गया। तो जब सारी दुकानें, इंडिविजुअल शॉप्स खुल गई तो किसके लिए खुले? पब्लिक के लिए खुले। तो पब्लिक तो रोड पर आएगी, तो भीड़ तो पहले से, तीसरे दूसरे से आप तुलना करोगे तो ज्यादा हो ही गई। तो चौथा जो लॉकडाउन का चरण है, एक तरह से ये खुलने की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, इसमें मास्क का हमेशा प्रयोग करना है और अनावश्यक घर से नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जिससे संक्रमण बढ़े। यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं। सर, आप बिहार पुलिस के सर्वोच्च पद पे हैं, बड़े बड़े लोग आपसे डरते हैं, और इनफैक्ट मैं तो खुशी के मारे सोच रही थी कि मैं कैसे मिलूंगी, क्या बात करूंगी, कैसे हाई करूंगी, कैसे हेलो करूंगी। आप जिनसे डरते हैं, अपनी बेगम साहिबा की बात करूं, धर्म पत्नी जी की, तो क्या डरते हैं? ये तो बड़ा ही अजीबा सवाल है, लेकिन ठीक है। आप ये जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, सबसे यही सवाल करो, और कोई ऐसा मतलब कोई दुनिया में ऐसा मर्द नहीं हुआ जिसको अपनी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ, और कोई अगर मर्द ये कहता है कि हमको अपनी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ तो शायद वो मर्द है भी नहीं। तो ये होता रहता है आपस में, लेकिन बहुत प्यार करती हैं हमको, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं। सर, तो बैलेंस्ड लाइफ साइकिल गुजरे तो क्या एक मूल मंत्र देना चाहेंगे? बस आदमी को समझने की जरूरत है, हम जो है ना, ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो दिखता है, लेकिन इसके अंदर दो और चीजें हैं, एक को कहते हैं माइंड, एक को कहते हैं इंटेलेक्ट, माने मन और बुद्धि। तो समग्रता में अगर किसी को समझना हो तो केवल शरीर देख करके आदमी आकर्षित हो जाता है या विकर्षित हो जाता है, लेकिन उस सूक्ष्म जो यंत्र दो लगे हैं, मन और बुद्धि, अंग्रेजी में उसको कहते हैं माइंड और इंटेलेक्ट, उसकी क्वालिटी पर लाइफ में रिलेशनशिप डिपेंड करता है। उस चीज को बारीकी से समझना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ हो। सब एक ही ईश्वर के अंश हैं, एक ही परमात्मा के अंश हैं, सबकी इज्जत करना और सबके साथ एडजस्टमेंट बनाकर चलना, यही जीवन को संतुलित बनाने का मंत्र है। सर, एक सवाल, आप जब बोलते हैं तो बहुत सारे यूथ्स के मन में आता है कि मुझे आपके जैसा बनना है। इनफैक्ट मेरे भी मन में आया कि मैं भी सर की तरह बनती। तो सर, जितने भी बच्चे जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके देखो बरखा, एक बात बेटी बात, कोई किसी की नकल नहीं करे, कोई किसी की तरह बन जाए, ये संभव नहीं है। हर आदमी यूनिक है, लेकिन ये भौतिक ऊंचाइयां जहां है, आईएएस किसी को बनना हो, हमारे तरफ बनने का मतलब क्या है? हमारे तरफ कोई नहीं हो सकता, मैं आपकी तरह नहीं हो सकता, और कोई इसकी जरूरत भी नहीं। हम एकदम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, लेकिन मूल बात यह है कि हम एक ही सोर्स से आए हैं, तो ओरिजिन हमारा सेम है। भौतिक ऊंचाइयां अगर हासिल करनी हो, किसी को आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, या डॉक्टर बनना है, या जीवन में कुछ भी बनना हो, तो वो उतनी दूरी तक मेरी नकल कर सकता है। बहुत आसान है। मैं तो सबको कहता हूं, जितने छात्र हैं, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो, कि सबसे आसान काम है भौतिक ऊंचाई। आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस कुछ भी बनना चाहते हो, इससे आसान कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरे की नकल करके हम उसकी पर्सनालिटी को अपने में ढाल करके वैसे ही बन जाए, ये जरूरी नहीं। उसके आइडियल को, उसके आदर्श को आप अपना ये रखिए, लक्ष्य रखिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। भौतिक ऊंचाई प्राप्त करने एक ही तरीका है, मन द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा अपने मन पर नियंत्रण, इंटेलेक्ट द्वारा माइंड को गवर्न करना। मन तो बहुत कुछ करता है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कानूनी प्रतिबंध हैं, सामाजिक प्रतिबंध हैं, उसमें धार्मिक प्रतिबंध हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो मन को गवर्न करने के लिए ईश्वर ने, भगवान ने एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे अंदर दिया है, जिसको कहते हैं बुद्धि, उसी को अंग्रेजी को कहते हैं इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट से हम लाइफ में जब डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, तो हम जीवन में ऊंचाई पर चढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और मन जो करेगा वो करने लगेंगे तो हमारे पतन का रास्ता खुल जाता है। तो मन जो करे वो नहीं करना है, बुद्धि से निर्णय लेकर के करना है। मन हमेशा गलत की तरफ ले जाता है, तत्कालिक आनंद देने वाली चीजों की तरफ, लेकिन बुद्धि हमेशा निर्णय लेती है। ये काम थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा अभ्यास से हो जाता है। तो जो स्टूडेंट इसका अभ्यास कर लेंगे, मन जो करता है वो नहीं करेंगे, बुद्धि से डिसीजन लेंगे कि हमारे करियर में ये सहयोग, इससे होगा, नुकसान होगा, या हमारा उत्थान होगा या पतन होगा। तो मन की बात, मन कर रहा है, आज कल परीक्षा है फिजिक्स की, मन कर रहा है आज हेमा मालिनी का कोई सिनेमा देखने जाने, मन को बुद्धि से रोक देना है, क्योंकि उससे आपकी विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध होगी।
तो जिसका जितना मन पर अधिक नियंत्रण होगा वो उतनी ऊंचाई पर जाएगा। यही मंत्र है, इसी को सीखना। क्या बात है। तो डीजीपी बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी की बातें सुन रहे थे और हम भूल गए कि मेरा वीडियो लंबा होते जा रहा है, मुझे थोड़ा शॉर्ट करना है। बट इतनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब आप बोलोगे सर कि मैं बस आपके सामने बड़ा ही हाँ करी हूँ, बट मेरा एक था कि मैं डीजीपी सर से मिलूं, गुप्तेश्वर पांडे जी से मिलूं, और आज वो मेरा एक सपना यहाँ पे पूरा हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बरका। और 2 लाइन कुछ आप रेडियो सिटी 91.4 FM के लिए कह दें। नहीं, बहुत बढ़िया है। रेडियो 91 के लिए मैं इतना, एफएम के लिए 91 के लिए मैं इतना कहूंगा कि आपके माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंच रहा है और पहुंचना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोग जो भी लोक जागरण का काम करते हैं तो वो आपके माध्यम से पहुंचे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में ये दीपक हमेशा जलता रहे और रोशनी देता रहे। आपका ये रेडियो एफएम, यही मेरी शुभकामना। और आधी लाइन मेरे लिए कुछ। बरखा, आप बहुत बढ़िया एंकरिंग करती हो और मैं जीवन में पहली बार किसी एंकर से नर्वस हुआ हूँ, वो आप तुम होगा। थैंक यू सो मच। बस फिर मिलेंगे कभी। रेडियो सिटी 91.1 FM सुनते जाए, रग रग में दौड़े पड़ना।